नमस्कार। आज हम कुछ बहुत बड़े सवालों पर बात करने वाले हैं, जैसे सरकारें क्यों होती हैं, सत्ता का असली मतलब क्या है और एक आम इंसान का इससे क्या लेना देना है। हम्म। हमारे पास पश्चिमी और भारतीय राजनीतिक विचारकों पर कुछ बहुत अच्छे एकेडमिक लेख और नोट्स हैं। ये उन सभी के लिए खास है जो यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ सिर्फ रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इन महान विचारकों के जरूरी आइडियाज को इस तरह समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब वो सिर्फ मुंह की किताबी बातें ना लगें, बल्कि एक दिलचस्प कहानी की तरह हमारे दिमाग में बस जाएं। तो चलिए इस वैचारिक सफर की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की हमारी बातचीत एक तरह से एक टाइम मशीन की तरह है। हम देखेंगे कि हजारों साल पहले प्राचीन ग्रीस और भारत में लोग राज्य और न्याय के बारे में क्या सोच रहे थे। या हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग कोनों में बैठे विचारक एक जैसे सवालों से जूझ रहे थे, लेकिन उनके जवाब कितने अलग और कितने अनोखे थे। हाँ, ये दिलचस्प होगा। तो ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, बल्कि विचारों के विकास की एक पूरी कहानी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं प्राचीन ग्रीस से। जब भी राजनीति विज्ञान की बात होती है, अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है। उनकी सबसे मशहूर किताब है पॉलिटिक्स। और उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका असल में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमें राजनीति पसंद है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अरस्तु के लिए राजनीतिक प्राणी होने का मतलब था कि इंसान अकेले रहकर अपनी पूरी क्षमता उसे हासिल ही नहीं कर सकता। अच्छा। हम सिर्फ एक समुदाय या पोलिस यानी शहर राज्य में रहकर ही एक अच्छा और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। उनके लिए राज्य का मकसद सिर्फ लोगों को जिंदा रखना या सुरक्षा देना नहीं था। तो फिर क्या था? मकसद था एक अच्छा जीवन यानी यूडाइमोनिया सुनिश्चित करना। और ये अच्छा जीवन तर्क और नैतिकता के साथ जीने से मिलता है। यहीं से ये बहस शुरू होती है कि सरकार का काम सिर्फ सड़कें बनाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है या लोगों की भलाई और खुशी को बढ़ावा देना भी है। ये तो बहुत आइडियलिस्टिक सोच है। तो क्या अरस्तु ने यह भी बताया कि ऐसी अच्छी सरकारें बनती कैसे हैं? हाँ बिल्कुल। पॉलिटिक्स में उन्होंने संविधानों का एक वर्गीकरण किया जो आज भी इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि अच्छी सरकारें वो हैं जो पूरे समाज के भले के लिए काम करती हैं। जैसे राजतंत्र यानी एक व्यक्ति का शासन, कुलीन तंत्र मतलब कुछ गुणी लोगों का शासन, और पॉलिटी यानी बहुत से लोगों का शासन। और जब यही सरकारें बिगड़कर सिर्फ शासकों के फायदे के लिए काम करने लगती हैं तो वे पतित हो जाती हैं। अच्छा, मतलब करप्टेड हो जाती हैं। हाँ, राजतंत्र बन जाता है तानाशाही, कुलीन तंत्र बन जाता है गुटतंत्र, और पॉलिटी बन जाती है भीड़ तंत्र या लोकतंत्र, जिसे वो उस जमाने में एक खराब व्यवस्था मानते थे। ये दिलचस्प है कि जब अरस्तु ग्रीस में एक आदर्श और नैतिक राज्य की कल्पना कर रहे हैं, लगभग उसी समय भारत में एक विचारक बिल्कुल उल्टी दिशा में सोच रहा था। वो नैतिकता की नहीं बल्कि केवल सत्ता और शासन की कठोर हकीकत की बात कर रहा था। वो थे कौटिल्य। ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसी आदर्श राज्य का सपना नहीं दिखाता। यह एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, एक राजा के लिए गाइड कि सत्ता कैसे हासिल की जाए और उसे बनाए कैसे रखा जाए। सही। इसमें उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया, जिसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये एक तरह से राज्य के शरीर के 7 अंगों की तरह हैं, जिनके बिना राज्य चल ही नहीं सकता। मैंने उनके राजमंडल सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा है, जो विदेश नीति से जुड़ा है। कहा जाता है कि आज की दुनिया में भी ये बहुत प्रासंगिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि कौटिल्य ने हजारों साल पहले उस बात को समझ लिया था जिसे आज पॉलिटिकल रियलिज्म कहते हैं। राजमंडल सिद्धांत कहता है कि आपका पड़ोसी देश स्वाभाविक रूप से आपका दुश्मन है। अच्छा। और आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये पूरी तरह से राष्ट्रीय हित पर आधारित है। कौटिल्य ने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। ये बात तो आज भी उतनी सच लगती है। बिल्कुल। ये एक ऐसी बात है जो आज भी हर देश की विदेश नीति का आधार है। तो क्या प्राचीन भारत में सारी सोच कौटिल्य की तरह कठोर और यथार्थवादी ही थी, या कोई और नजरिया भी था? जरूर था। दक्षिण भारत में हमारे पास तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल है, जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है, जहां अर्थशास्त्र राजा के नजरिए से लिखा गया है। वहीं तिरुकुरल शासक और शासित दोनों के लिए एक नैतिक संहिता है। इसका आधार है अरम यानी धर्म या नैतिकता। अच्छा, तो ये नैतिकता पर ज्यादा जोर देता है। हाँ,
तिरुवल्लुवर के लिए एक राजा की ताकत उसकी सेना या खजाने में नहीं, बल्कि उसके नैतिक आचरण में है। उनका कहना था कि अगर राजा न्यायप्रिय है तो प्रजा भी सही रास्ते पर चलेगी और राज्य में समृद्धि आएगी। तो हमने देखा कि प्राचीन काल में राजनीति या तो एक नैतिक मिशन थी, जैसा अरस्तु और तिरुवल्लुवर ने कहा, या फिर सत्ता का एक क्रूर खेल, जैसा कौटिल्य ने बताया। सही। लेकिन फिर यूरोप में मध्य युग आया और राजनीति की पूरी बहस में धर्म एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। हाँ, और इस बदलाव के केंद्र में थे सेंट ऑगस्टीन। अपनी महान कृति द सिटी ऑफ गॉड में उन्होंने दो तरह के शहरों की कल्पना की, एक ईश्वर का शहर जो स्वर्ग में है, और दूसरा इंसानी या सांसारिक शहर, यानी हमारी दुनिया की सरकारें और राज्य। ऑगस्टीन का मानना था कि राज्य कोई अच्छी या स्वाभाविक चीज नहीं है, जैसा अरस्तु सोचते थे, बल्कि राज्य इंसानी पाप का नतीजा है। पाप का नतीजा? ये कैसे? उनके अनुसार इंसानों के अंदर दूसरों पर हुकूमत करने की एक जबरदस्त इच्छा होती है, जिसे उन्होंने लिबिडो डोमेंडी कहा, और इसी से सारी समस्याएं पैदा होती हैं। राज्य इसी का एक परिणाम है। तो अगर राज्य पाप का नतीजा है, तो क्या हमें उसका विरोध करना चाहिए? ऑगस्टीन के अनुसार नहीं। उनका तर्क था कि सांसारिक राज्य भले ही अपूर्ण और पापी हो, लेकिन ये एक तरह की आवश्यक बुराई है। ये अराजकता को रोकता है और एक हद तक शांति बनाए रखता है। अच्छा। जिससे ईसारी लोग शांति से अपना आध्यात्मिक जीवन जी सकें। इसलिए राज्य का पालन करना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि हमारी असली वफादारी ईश्वर के शहर के प्रति है, न कि किसी सांसारिक राजा के प्रति। इसने राजनीति को एक आध्यात्मिक नजरिए से देखने की नींव रखी। और कई सदियों तक यही सोच हावी रही। लेकिन फिर पुनर्जागरण काल में इटली का एक विचारक आया, जिसने कहा राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मैकियावेली हमेशा से बहुत दिलचस्प लगे हैं। हाँ, वो है भी। क्या वो सच में इतने बुरे थे जितना कहा जाता है कि उनका नाम ही धोखेबाजी का प्रतीक बन गया? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। मैकियावेली बुरे नहीं थे, वो एक यथार्थवादी थे, शायद कौटिल्य से भी ज्यादा। अपनी किताब द प्रिंस में उन्होंने ये नहीं बताया कि एक शासक को कैसा होना चाहिए, बल्कि ये बताया कि सत्ता में बने रहने के लिए उसे क्या करना पड़ता है। अच्छा। उन्होंने वर्च्यू की बात की, जिसका मतलब नैतिकता या वर्च्यू नहीं है। इसका मतलब है साहस, चतुराई और जरूरत पड़ने पर क्रूर फैसले लेने की क्षमता। तो क्या उनका मतलब था कि एक राजा को धोखेबाज और क्रूर होना ही चाहिए? उनका मतलब था कि एक राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उसे जनता के सामने नैतिक दिखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर राज्य का हित मतलब रेज़ोन देता इसकी मांग करता है, तो उसे अनैतिक काम करने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। उन्होंने पहली बार राजनीति को नैतिकता के चश्मे से हटाकर एक अलग विज्ञान के रूप में देखा। उनका सवाल यह नहीं था कि क्या सही है, बल्कि यह था कि क्या काम करता है। यहीं से आधुनिक राजनीति विज्ञान की शुरुआत होती है। तो अब तक सत्ता या तो ईश्वर से आ रही थी या तलवार से। बिल्कुल। लेकिन फिर कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने एक बिल्कुल नया आइडिया दिया कि सत्ता के असली मालिक तो जनता है। हाँ, यहीं से सामाजिक अनुबंध के विचारकों का दौर शुरू होता है। और इसमें सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने अपनी किताब लिवियाथन में एक बहुत डरावनी तस्वीर खींची है। हाँ, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था मतलब स्टेट ऑफ नेचर की कल्पना की, एक ऐसी दुनिया जहां कोई सरकार, कोई कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी दुनिया में हर कोई अपने स्वार्थ के लिए जिएगा और ये सबका सबके खिलाफ युद्ध होगा। बाप रे। वहां जीवन अकेला, दीन, घिनौना, पाशविक और छोटा होगा। ये एक बहुत ही निराशावादी नजरिया है, लेकिन हॉब्स का तर्क था कि इंसान का सबसे बड़ा डर है हिंसक मौत का डर। तो इस डर से बचने का क्या उपाय था? हॉब्स के अनुसार इसी डर से बचने के लिए लोगों ने आपस में एक समझौता किया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियां और अधिकार एक परम संप्रभु, एक लेविथैन को सौंप दिए। और शर्त क्या थी? शर्त ये कि वो सबकी जान की रक्षा करेगा। एक बार ये समझौता हो गया तो आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि विकल्प और भी बुरा है, वापस उसी पाशविक अवस्था में लौटना। तो हॉब्स के लिए हम सुरक्षा के लिए अपनी आजादी का सौदा करते हैं। वाह, ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। क्या हम इंसान सिर्फ डरपोक जानवर हैं जो एक रखवाले की तलाश में रहते हैं?
जरूर किसी ने इस विचार को चुनौती दी होगी। बिल्कुल, और वो थे जॉन लॉक। अपनी किताब सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने कहा कि हॉब्स गलत हैं, प्राकृतिक अवस्था अराजकता की स्थिति नहीं है। तो फिर कैसी है? वहां भी प्राकृतिक कानून होते हैं और लोगों के पास 3 प्राकृतिक अधिकार होते हैं: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार सरकार नहीं देती, ये हमें जन्म से मिलते हैं। तो फिर सरकार की जरूरत ही क्या है अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी है? लॉक का तर्क बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि सरकार को एक ट्रस्ट की तरह समझना चाहिए। सोचिए, जैसे आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, इस भरोसे पर कि वो उसे सुरक्षित रखेगा। हाँ। आप बैंक के मालिक नहीं बन जाते। वैसे ही हम अपने अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति सरकार को सौंपते हैं, इस भरोसे पर कि वो उन्हें सुरक्षित रखेगी। सरकार का काम सिर्फ इन अधिकारों की रक्षा करना है। और अगर सरकार ऐसा ना करे तो? अगर बैंक आपका पैसा चुराने लगे तो आप अपना पैसा निकाल लेंगे। वैसे ही अगर सरकार आपके अधिकारों को छीनने लगे तो लोगों को उस ट्रस्ट को भंग करने का, यानी क्रांति का अधिकार है। ये उदारवाद और लोकतंत्र का मूल विचार है। तो हॉब्स को एक मालिक चाहिए था, लॉक को एक चौकीदार। लेकिन एक और विचारक थे, रूसो, जिनका विचार इन दोनों से भी अलग था। वो सामान्य इच्छा यानी जनरल विल की बात करते थे, जो सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। रूसो इन दोनों से एक कदम आगे चले गए। उनका मानना था कि सच्ची आजादी किसी बाहरी शासक के अधीन रहने में नहीं है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो फिर किसमें है? सच्ची आजादी है उन कानूनों का पालन करने में जो आपने खुद अपने लिए बनाए हैं। सामान्य इच्छा का मतलब ये नहीं है कि बहुमत क्या चाहता है। इसका मतलब है कि पूरे समाज के लिए सामूहिक रूप से क्या अच्छा है। अच्छा। रूसो के लिए जब आप सामान्य इच्छा का पालन करते हैं तो आप असल में अपनी ही सच्ची सामूहिक इच्छा का पालन कर रहे होते हैं। इसीलिए वो प्रतिनिधि लोकतंत्र के सख्त खिलाफ थे। क्यों? उनका मानना था कि जैसे ही आप अपने लिए कानून बनाने का हक किसी और को देते हैं, आप अपनी आजादी खो देते हैं और गुलाम बन जाते हैं। हमने पश्चिमी विचारकों का एक लंबा सफर तय किया। अब आधुनिक भारत की तरफ आते हैं, जहां की चुनौतियां बिल्कुल अलग थीं। यहां महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचारक थे, जिन्होंने राजनीति को सिर्फ सत्ता के नजरिए से नहीं, बल्कि नैतिकता और सामाजिक न्याय के नजरिए से देखा। हाँ, गांधी का राजनीतिक दर्शन, जो उनकी किताब हिंद स्वराज में साफ दिखता है, पश्चिमी आधुनिकता की एक गहरी आलोचना है। उनके लिए असली स्वराज सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था। तो क्या था? असली स्वराज्य था खुद पर राज करना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। उनका हथियार सत्याग्रह था, सत्य के लिए आग्रह, जो अहिंसा पर आधारित था। गांधी के लिए साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। आप गलत तरीकों से सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर B.R. अंबेडकर थे, जिनका पूरा फोकस सामाजिक न्याय पर केंद्रित था, खासकर जाति व्यवस्था को लेकर। अंबेडकर का मानना था कि भारत में सिर्फ राजनीतिक आजादी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि सामाजिक आजादी न हो। अपनी जबरदस्त रचना जाति का विनाश में उन्होंने तर्क दिया कि जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का विभाजन है जो समाज को तोड़ती है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। हाँ, उनका मानना था कि शोषित वर्गों को सिर्फ अधिकारों की नहीं, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने राजनीतिक शक्ति को सामाजिक मुक्ति की मास्टर की, यानी मुख्य चाबी कहा। और आखिर में एक ऐसे विचारक की बात करनी होगी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई राष्ट्रों के बीच नहीं, बल्कि वर्गों के बीच है। मार्क्स ने इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास राजा महाराजाओं की कहानी नहीं, बल्कि वर्ग संघर्ष की कहानी है। उनके अनुसार पूंजीवाद में मजदूर अपने ही श्रम से अलग, यानी एलियनेटेड हो जाता है। अलग हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिर्फ काम से बोर होना नहीं है। सोचिए, एक कारीगर जो एक पूरी कुर्सी बनाता है, उसे बनाने में उसे गर्व महसूस होता है। अब उसकी तुलना एक फैक्ट्री वर्कर से कीजिए जो दिन भर सिर्फ कुर्सी का एक पेच कसता है। सही बात है। उसे उस कुर्सी से कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता। वो अपने काम, अपने हुनर और उस चीज से ही अलग हो गया है जो वो बना रहा है। यही अलगाव है जिसे उन्होंने अपनी शुरुआती रचना पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में समझाया था। तो अरस्तु के अच्छे जीवन से लेकर अंबेडकर के सामाजिक न्याय तक
और कौटिल्य की कठोर हकीकत से लेकर गांधी के सत्याग्रह तक हमने राजनीतिक विचारों के विकास की एक झलक देखी। ये साफ है कि राज्य कैसा होना चाहिए और व्यक्ति की उसमें क्या भूमिका है, ये सवाल हमेशा से सेंट्रल रहा है। बिल्कुल। और आज के श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, ये ऐतिहासिक विचार, चाहे वे पश्चिम के हों या पूर्व के, आज भारत की राजनीतिक बहसों को कैसे आकार देते हैं। जब हम सुशासन की बात करते हैं तो क्या हम अरस्तु और कौटिल्य को याद नहीं कर रहे होते? जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो क्या हम अनजाने में लॉक की ही भाषा नहीं बोल रहे होते? सही। और जब बहस सामाजिक न्याय पर होती है तो क्या गांधी और अंबेडकर के विचार हमारे तर्कों का आधार नहीं बनते? ये एक ऐसा सवाल है जो इन विचारों को सिर्फ अकादमिक नहीं बल्कि जीवित और प्रासंगिक बनाता है।